हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आया हूँ टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जो कि है एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 3। और इससे पहले जो टेस्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो करवाया जा चुका है, तो आज हम लोग उसका थर्ड देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके पहले क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक सेकेंड, इसका पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरणों का संबंध किस कालखंड से है? तो मध्य पाषाण का। दूसरा अब इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है, तो उसका जवाब देना है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी में मिला है, तो नहीं, यहाँ नर्मदा होगा, तो ये गलत है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य उस कालखंड से है जब मनुष्य को लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था, तो ये गलत है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ है पर पढ़ा नहीं जा सका, तो दोनों ही गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें मिलान करना है, तो चलिए मिलान करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है कि भीमबेटका का जो शैल चित्र है, तो ये जो है इससे रिलेटेड डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर हैं। पूरा पाषाण कालीन औजार, तो रॉबर्ट बुशरूट। विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण, सीएल करलाइल। और भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज, आर्कीबोल्ड करलाइल। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये चारों ही सही है और सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारत में चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो कोलडेहवा से। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के स्तर पर विचार करना है और उपरोक्त में से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह थे तो उसको बताना है। तो इसमें जो है, इसमें एक तो हमारा लोथल सही हो जाएगा कि लोथल बंदरगाह था, और सुरकोटदा या सुरकोटदा, जो भी आप लोग बोलिए, ये राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो जो था ये बंदरगाह नहीं था, तो इसलिए हमारा सिर्फ 1 और 4 सही है, जो हमारे ऑप्शन सी में है, इसलिए सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में किनके द्वारा की गई थी, तो ये आप सभी लोग को पता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है, तो यह जो है धौलावीरा। नेक्स्ट में मिलान करना है, तो सूची एक में सिंधु सभ्यता के स्थल और सूची 2 में उसकी अवस्थिति दी हुई है, तो इसको मिलान करना है। तो चलिए अब हम लोग मिलान कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसे पूरा लगा दूं मैं। अच्छा, इतना ही रहेगा, कोई नहीं, चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें जो पहला सूची में दिया हुआ है कि लोथल, तो लोथल जो है ये गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। फिर है चन्हूदरो, तो ये सिंध प्रांत के पाकिस्तान का नवाबशाह जिला है। फिर हम आएंगे मोहनजोदड़ो, तो ये सिंध प्रांत के जो पाकिस्तान का लड़काना जिला है वहां है। और कालीबंगन जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3142, यानी ये ऑप्शन बी में ही है जो विजिबल है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो है कथन और कारण वाला, तो चलिए इसका देख लेते हैं। कथन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः धान या चावल की खेती से परिचित थे, और कारण इसमें दिया हुआ है कि सभ्यता के सभी स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन सभी स्थान से चावल नहीं मिले हैं, इसलिए कारण इसका गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा कि एक सही है पर आर गलत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात किस देश से करते थे, तो यह ईरान से किया जाता था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो वो आंसर देना है। तो इसमें जो है, चलिए इसमें पहला देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे, तो तलवार से परिचित नहीं होंगे इसलिए क्योंकि ये लोहा जो है वो 1000 ईसा पूर्व में आया है, पहला गलत हो गया। दूसरा है कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, तो हाँ,
ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, मतलब इसमें सही दिया हुआ है। तीसरा है कि हड़प्पा से नर्तकी की एक कांस्य की प्रतिमा मिली है। तो कांस्य की प्रतिमा जो है यहाँ हड़प्पा से नहीं मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, इसलिए ये भी गलत है। और चौथा दिया हुआ सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। घोड़े से परिचित थे तो क्योंकि साक्ष्य जो है वो मिला है, हड्डी हड्डी पसली वहां उसका मिला है, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हैं, तो ये सही माना जाएगा। तो 2 और 4 जो है इसमें सही है, तो 11 का सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे हर्बर्ट रीसले। नेक्स्ट है अब हमारा कि मोहनजोदड़ो से एक शिला पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है की मूर्ति मिली है और जिसके चारों ओर कुछ जानवर विराजमान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है उसमें शामिल नहीं है? तो हाथी है, बाघ है, गैंडा भी है, लेकिन उसमें शेर नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी थी। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह जो है पिगट के द्वारा बोला गया। आर्य शब्द जो है क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है भाषा और समूह को। अब इसमें आगे कह रहा है कि मिलान करना है जिसमें सूची 1 में ऋग्वैदिक देवी देवता और सूची 2 में उनके संबंध दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पहला है, एक सेकंड में से पूरा क्वेश्चन लेने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो चलिए अब हम लोग इसका मिलान करके देख लेते हैं। तो इसमें उषा जो है, उषा को प्रगति एवं उत्थान के देवता, फिर अग्नि को देवता या मनुष्य के बीच मध्यस्थ वाले देवता के रूप में देखा जाता था, और मरुत को आंधी तूफान के देवता के रूप में जाना जाता था, और इंद्र जो है युद्ध के देवता और वर्षा के देवता माने जाते थे। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। इसमें कथन है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक दशा बेहतर थी, और कारण है कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी तथा समाज में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है या उद्धृत किया गया है? तो आप सभी को पता है कि यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दशराग युद्ध जो है यह ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में। नेक्स्ट में फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और जो कथन सत्य है उसको बताना है। तो इसमें पहला है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, और दूसरा में ऋग्वेद में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो इसमें जो है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो इसीलिए ये तो गलत है, और ऋग्वेद में गंगा सबसे पवित्र, ये तो गलत है। तो इस तरीके से हमारा ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा में कौन सी मानी जाती है? तो यह है सांख्य। ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है? तो यह है समवेद। नेक्स्ट में है कि यह दार्शनिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है, इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ है। उपरोक्त प्रसंग में संदर्भित दर्शन कौन सा है? तो वैशेषिक दर्शन है। यह 6 दर्शन है जिसमें वैशेषिक, यहाँ 4 तो यही दिया हुआ है कि न्याय है, सांख्य है, वैशेषिक है, योग है, और इसके अलावा जो है मीमांसा है जिसमें 2 है, उत्तर और पूर्व, दोनों मीमांसा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उत्तर यानी उचित जो शब्द है उसके आधार पर करना है। इसमें एक स्टेटमेंट है कि वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और यहाँ जो रिक्त स्थान है डैश को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है, और इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो वह कौन सा है? तो वह जो है हमारा ब्रह्म सूत्र है, तो यहाँ ब्रह्म सूत्र आएगा। नेक्स्ट है छठी शताब्दी, सॉरी हाँ वही है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी
शक्तिमती या सूक्तिमती थी की पहचान वर्तमान समय में किस क्षेत्र से की जाती है? तो यह बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है उसको बोला जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। सूची 1 में जनपद दिया हुआ है और सूची 2 में उसकी राजधानी। तो हम लोग देख लेते हैं इसको मिलान करके। पहला इसमें है कौशल दिया हुआ है, तो कौशल का राजधानी श्रावस्ती। फिर उसके बाद है अंग। अंग का तो आप सभी को पता है कि चंपा, क्योंकि बिहार में भागलपुर वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा मत्स्य, तो मत्स्य का ये हो जाएगा विराटनगर। और फिर बचा हुआ जो कम्बोज है, कम्बोज जो हजरा या राजपुरा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से था? तो यह जो थे काशी के रहने वाले थे। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो यह 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। पहला जो था वो पाटलिपुत्र में किया गया था और उस टाइम जो वहां के शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही हैं वो बताना है। तो इसमें जो है पहला दिया हुआ है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता जो है वह नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। दूसरा है जैन धर्म में आत्मा की भी मान्यता नहीं है। तो नहीं, जैन धर्म आत्मा को मानता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, बिल्कुल। और मल्ल राजा के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही है। 1, 3 और 4 सही है, यानी कि 3 स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो यह भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जैन धर्म से संबंधित सित्तन वासल की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो यह जो है तमिलनाडु में है। आगे देख लेते हैं। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को डैश गंधर्वों में विभाजित किया था। तो टोटल जो है 11 गंधर्व में विभाजित किया गया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना को किस प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो आप सभी को पता है यह स्तूप है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ये भी आप सभी लोगों को पता है, ऋषिपत्नम सारनाथ, क्योंकि यह जो है 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो लूसेंट से आप सभी लोग को पता होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण मठ रूमटेक किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है सिक्किम में है। अब आगे देखते हैं। इसमें मिलान करना है। सूची 1 में बौद्ध मठ दिया हुआ है, सूची 2 में उसकी स्थिति या फिर वो कहाँ पे सिचुएटेड है वो दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है बोधिमंडा मठ, तो यह बिहार में है। नेक्स्ट है तवांग मठ, तो तवांग ये जो क्षेत्र है अरुणाचल का है, आप लोग उसे गेस कर सकते हैं। नामग्याल मठ, ये भी आप लोग को पता होगा कि ये हिमाचल में है। और ठीक से या थिंक से, जो भी आप लोग बोलिए, ये लद्दाख का बहुत फेमस सा मठ है। तो ये चारों आप लोग को पता होगा, तो ये सही मिलान किया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? तो निष्क और शतमान जो थे यह मुद्रा को बोला जाता था। और यहीं पे अगर आगे जाएंगे तो निशाका जो है वो जो स्वर्ण आभूषण है उसको बोला जाता था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला है कि अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही जो है ईश्वर के जो बनाया हुआ लोग जिसको बोलते हैं कि हाँ ईश्वर में आस्था है, तो दोनों धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। दूसरा है पाली त्रिपिटक ग्रंथ को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय
किसे माना जाता है? तो पाशुपत को। शैव धर्म से संबंधित किस ग्रंथ को 5वां वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो यह तिरुंदर पुराणम को। ये न्यू क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि ये इजीली क्वेश्चन नहीं दिखता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। डैश शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, तो यह उनके द्वारा जो है 10वीं शताब्दी में की गई थी। अब फिर नेक्स्ट में हम लोग को फिर मिलान करना है। सूची 1 में आचार्य और सूची 2 में उनके मत दिया हुआ है कि कौन से मत को वो लोग मानते थे। तो चलिए अब हम लोग मिलान करते हैं। इसमें पहला जो दिए हुए हैं कि आनंद तीर्थ, तो आनंद तीर्थ जो है शुद्धाद्वैतवाद से, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी कि सही मिलान है। दूसरा है वल्लभाचार्य, तो यह द्वैताद्वैतवाद, तो इसका मतलब ये 3 से इनका मिलान हो जाएगा। फिर है रामानुजनाचार्य, तो ये विशिष्टाद्वैत से थे, और निम्बकाचार्य जो थे द्वैतवाद से। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, इसे मैं लिख देती हूँ, द्वैतवाद होगा, यहाँ आधा ही लिखा गया। अब हम आगे देखते हैं कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही हैं वो बताना है। तो इसमें जो है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत मत का पालन करता है और जिसके आचार्य वल्लभाचार्य थे। नहीं, तो ये जो है स्टेटमेंट ये गलत, सॉरी, ये पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि शुद्धाद्वैत जो थे वो आचार्य वल्लभाचार्य के, अभी ही तो देखे पीछे, सॉरी। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। सॉरी, आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर म्यांमार में, नहीं, ये म्यांमार में नहीं है, कंबोडिया में है। फिर है राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे, तो नहीं, ये रामदास नहीं होंगे यहाँ। फिर है ब्रह्म सूत्र नामक पुस्तक रामानुजन द्वारा लिखा गया है जिसका संबंध श्री वैष्णव संप्रदाय से है। हाँ, तो इसका मतलब 1 और 4 सही है। तो इसमें कह रहा है कि कुल कितने कथन सही हैं, तो 1 4 सही है, तो 2 कथन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। और मैं एक बार और भी बता दूं कि हम लोग जो भी क्लास लेके आते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से हो या फिर जीएस पॉइंटर का हो या फिर अदर जो भी क्लासेस हो, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ शेयर किया जाता है, वो भी फ्री में। और उसके अलावा भी बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या मेंस से रिलेटेड हो या करंट अफेयर्स हो, तो वो सारा भी मटेरियल वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग वहां से जुड़ के हमारी जो टीम है उसकी मेहनत और हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं उसका आप लोग लाभ उठाएं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इसमें बोला था कि कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि सिकंदर जो था प्लूटो का शिष्य था, तो नहीं, सिकंदर जो है वो प्लूटो का शिष्य नहीं था, बल्कि ये अरस्तु के शिष्य थे, इसलिए यह पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत है। दूसरा है कि सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के बीच युद्ध चिनाब नदी पे, चिनाब नहीं झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसे हाइडे स्पीज का युद्ध कहा जाता है, तो दूसरा गलत है। तो इसमें दोनों में से दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था जिसके कारण सिकंदर को अपने भारत अभियान को बीच में छोड़कर ही वापस लौटना पड़ा था? तो ये व्यास नदी को। और अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किसमें धम्म नीति की व्याख्या का उल्लेख किया गया है? तो यह जो है उनका 11वां शिलालेख है। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये आप लोग सभी को पता होगा, विशाख दत्त। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इसमें बोल रहा है कि समाहर्ता, तो समाहर्ता जो है वह बोला जाता था
राजस्व संग्रहकर्ता को, तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपाल, तो राष्ट्रपाल जो था ये गवर्नर को बोलते थे, किसी प्रांत के वायसराय को। फिर हम आगे देखते हैं तो आगे है गोपा, और गोपा जो है जो खाते के लिए जिम्मेदार होता था, और युक्ता जो था अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर मुझसे भी कहीं कुछ गलती या बाय मिस्टेक कुछ मैं बोल दूं तो आप लोग उसका जो है बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह स्टूडेंट हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कभी कभार प्रोनाउंसिएशन में या समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक के शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसमें एक साइड नाम दिया हुआ है और दूसरा साइड शिलालेख, और इसमें कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा जो है सही ढंग से मेल खाता है वो बताना है। तो इसमें पहला है कि अशोक भ्राभु, तो बैराट शिलालेख। नहीं नहीं, ये पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है प्रियदर्शी राजा बराबर गुफा शिलालेख, तो ये दूसरा जो है, क्योंकि जो बराबर का जो गुफा है उसमें प्रियदर्शी के नाम से ही अशोक को डिनोट किया गया है, तो इसीलिए दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, केवल 2। अब नेक्स्ट है कि ताम्रलिपि बंदरगाह, सॉरी ताम्रलिप्ति है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो है बंगाल में। अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे हरियंक वंश से, जिसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो शासक हैं अपने पिता को मार के ये लोग गद्दी पे बैठे थे। नेक्स्ट है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य के बाद शुंग वंश का शासनकाल था। मध्यमा प्रतिपदा की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध दर्शन से है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत कथन चुनें। तो इसमें गलत कथन चुनना है। तो पहला है कि प्रथम बौद्ध संगीति मोगलीपुत्तस नहीं, ये तीसरे में थे, पहले में महाकश्यप थे। तृतीय बौद्ध संगीति, तो इसमें मोगलीपुत्तिस होंगे, तो ये रिवर्स दिया हुआ है, तो दोनों ही गलत हो जाएगा। इस तरीके से गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि एक और डी दोनों। नेक्स्ट हमारा है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखा गया बेसिकली पाली में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध भिक्षुओं के बीच संघर्ष का उल्लेख है? तो दिव्या अवदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये तो आप सभी लोग को पता है कि वासुदेव कण्व के द्वारा कण्व वंश की नींव रखी गई। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख में निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा का उल्लेख है? तो यह जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया गया है। हालांकि इसमें रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें 4 राजाओं का उल्लेख है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, अशोक भी हैं, स्कंदगुप्त भी हैं, और फिर वो जूनागढ़ के जो राजा हैं उनका तो नाम है ही। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें है किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे? तो यह पर्थियन के। चलिए अब हम लोग आगे देख लें। नेक्स्ट है कुषाण शासक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है कि कुषाणों की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। नहीं, कुषाणों की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, बल्कि पुरुषपुर थी, और फिर बाद में उन्होंने एक और राजधानी बनाई थी। दूसरी जो थी वो दूसरी कह रही हूँ, सॉरी, पहली मथुरा थी और दूसरी पुरुषपुर थी, तो 2 राजधानियां थी, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें कह रहा है कि कला विद्यालय और शासक राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। पहला दिया हुआ है कि अमरावती कला विद्यालय शक कुषाण वंश से संबंधित है, नहीं, और दूसरा है मथुरा कला विद्यालय सातवाहन सरा, तो ये भी सही नहीं है, ये दोनों ही रिवर्स है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत दौरे पर आया था? ये सभी को पता होगा, वेन्सा। प्रसिद्ध संस्कृत जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ये भी सबको पता होगा, मानभट्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए
और इसमें कह रहा है मौर्यकालीन प्रशासन इकाई दिया हुआ है, उनके प्रमुख दिया हुआ है। तो उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं वो बताना है। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है कि चक्र जो है, तो इसके प्रमुख को राष्ट्रपाल या कुमार बोलते थे, तो ये तो सही है। और फिर दूसरा है ग्राम के ग्रामिका, तो ये भी सही है। संग्रह को जो है वो प्रादेशिक नहीं बोल के उसको गोपा बोलते थे, यहाँ रिवर्स दिया हुआ है। और आहार जो है उसको प्रादेशिक। तो इस तरीके से हमारा 2 ही सही है, तो इसलिए बी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट अब दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो देखना है। कथन पहला है कि मैं इसे ठीक कर लूं कि मगध क्षेत्र लौह भंडारों में सबसे समृद्ध था और कृषि को बढ़ावा देने और विशाल सेना को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए घने जंगलों को साफ करने हेतु लोहे के औजार का इस्तेमाल हथियारों के रूप में किया जाता था। और दूसरा है लौह युग में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। तो इसमें पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। और जो इसका कथन दूसरा जो है, ये कथन पहला का जो है वो व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। इसमें पहला है कि समुद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न या नवरत्न पाए गए हैं। तो समुद्रगुप्त के दरबार में नहीं था, बल्कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था नवरत्न। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है सती प्रथा का पहला उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख में मिला है। हाँ, ये सही है। और फिर है गुप्त काल में कृषि योग भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता, तो ये भी सही है। तो चलिए इसमें दूसरा और तीसरा सही है जो हमारे ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है उसको देखना है। इसमें पहला है कि अनेकांतवाद बौद्ध धर्म से नहीं, ये जैन धर्म का है, तो ये ही गलत है। और फिर त्रिरत्न जो है ये जैन और बौद्ध धर्म दोनों में है, तो इसलिए इसका सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो केवल ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, तो यह है राखी गढ़ी। आप लोग शॉर्ट ट्रिक में महाराधा याद कर सकते हैं, जिसमें कि महा से मोहनजोदड़ो और ह से हड़प्पा, र से राखी गढ़ी और ध से धौलावीरा, जिसमें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है और उसके बाद जो है धौलावीरा और राखी गढ़ी ये दोनों भारत में है। नेक्स्ट है सातवाहन किस प्रकार के सिक्के जारी करने के लिए जाने जाते थे, तो सातवाहनों के द्वारा सबसे ज्यादा जो है सीसा और तांबा का सिक्का चलाया गया। अब कह रहा है कि निम्नलिखित गुप्त शासक को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो चलिए हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और फिर इसके बाद कुमारगुप्त। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 4 1 2, तो ये हमारा ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित प्रकार के सिक्के जारी किए गए गजरोही प्रकार, खरगधारी प्रकार, खंग निहंता प्रकार, कार्तिकेय प्रकार और अप्रतिघ्य मुद्रा प्रकार, तो ये सभी जो जारी किए गए थे कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़पुर शिलालेख किस गुप्त शासक का है, तो यह बुद्धगुप्त का है। नेक्स्ट अब देखते हैं। गुप्त शासन काल के दौरान विनय स्थिति स्थापक एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो यह था धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी। गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द भुक्ति का अर्थ है, तो भुक्ति जो है वो प्रशासनिक इकाई को बोलते थे। सती का पहला साक्ष्य किस काल में मिलता है, तो यह गुप्त काल में मिलता है भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख में 510 ईस्वी, अभी प्रीवियस ही देखें। नेक्स्ट है कि मिलान करना है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो इसमें पहला जो है वह बोल रहा है क्षेत्र, तो क्षेत्र जो है यह बोलते थे कृषि योग्य भूमि को। नेक्स्ट है हमारा खिल, तो खिल बोला जाता था खिला बंजर भूमि को। और वास्तु बोलते थे रहने योग्य भूमि को। और अप्रहरता होगा, अप्रहरता या वन भूमि को। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट में भी मिलान करना है। सूची 1 में स्तूप और सूची 2 में उसका स्थान दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। मीरपुर खास जो है यह सिंध में पड़ता है। फिर है रत्नागिरी, रत्नागिरी उड़ीसा में। फिर धम्मेक सारनाथ में और काकन्या जो है सांची में। इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कितने संरचनात्मक मंदिर गुप्त काल के हैं, और इसमें कोड में दिया हुआ है कि कितने जो हैं सुमेलित जो हैं उसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है विरूपाक्ष मंदिर सटकल। तो ये जो है ये जो गुप्त काल का नहीं है, बल्कि ये चालुक्य राजवंश के द्वारा बनाया गया है। तो ये चालुक्य शासन काल के टाइम पे आएगा, तो इसीलिए ये गलत है। 10 अवतार मंदिर देवगढ़ का, हाँ ये गुप्त काल में बनाएगा। वराह मंदिर एरन ये भी, और कंकाली मंदिर जो तिगवा में है ये भी। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा यानी कि 3 जो है वो गुप्त काल के मंदिर हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मौर्य शासक जो था दशरथ के संरक्षण में बनाई गई थी? तो नागार्जुनी। और ये तीनों जो है लोमस, सुदामा और कर्ण चौपर जो है ये भी बराबर और नागार्जुन पहाड़ी पे बनाया गया है, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा आजीवकों को रहने के लिए दान में दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तमिल महाकाव्य शिवगा चिंतामणि यानी कि जीवक चिंतामणि भी इसको बोलते हैं हम लोग, जीवक चिंतामणि ही ज्यादा फेमस है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया था तिरुक्त देवर के द्वारा। यहाँ स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेंदुजेलियन किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था? तो पांडेय का। पल्लव शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? यह किया गया था नरसिंह वर्मन मामल्ल के द्वारा। मामला नहीं होगा, मामल्ल के द्वारा। जयदेव जो हैं किस वंश के दरबारी कवि थे? तो यह थे सेन वंश के, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। कंबना, कुटना और डैश को तमिल कविताओं के 3 रत्न माना जाता है। तो कंबना, कुटना और पुंगल लेडी। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही जो है तमिल कविता के त्रिरत्न माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जो शक्तिशाली समुद्री राज्य था, जिसने मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों पर शासन किया था? तो यह जो है राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल वंश के बहुत प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित साम्राज्य को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें जिन्होंने दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। तो चलिए इसमें दर्शाते हैं। तो सबसे पहले सातवाहन, सातवाहन के बाद फिर वाकाटक, फिर चालुक्य और अंत में राष्ट्रकूट। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच वर्चस्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में मुख्य रूप से डैश के लिए था? तो यह जो बेसिकली किया गया था कन्नौज शहर पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि कन्नौज जो था उस टाइम सबसे समृद्ध जो क्षेत्र माना जाता था। इस वजह से त्रिपक्षीय गुट के बीच में आपसी लड़ाई हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है चोल, तो इनकी राजधानी तंजौर थी। चालुक्य का वातापी, और पल्लव का कांची, और चेर का वंजी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर, इसमें सारा ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह लिखा गया है जॉन मार्शल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में प्राचीन नाम दिया हुआ है, सॉरी मैं इसे एडजस्ट कर लूं, और सूची 2 में उसका आधुनिक नाम दिया हुआ है नदियों के। तो चलिए हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। इसमें पारुसनी जो है, पारुसनी रावी नदी को बोला जाता था। उसके बाद वितस्ता झेलम को, और हाइडे स्पेसीज का जो युद्ध हुआ था यही वितस्ता नदी के तट पे हुआ था, जिसको अभी वर्तमान में झेलम बोला जाता है। अस्कनी चिनाब को बोला जाता था, और विपाशा जो है वो ब्यास को। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि गलत मिलान कौन सा है। एक में दर्शन और दूसरे में
प्रवर्तक दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, तो सांख्य के कपिल मुनि थे, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के बादरायन होंगे। ये कनाद ऋषि जो हैं इसके नहीं हैं, योग के पतंजलि थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो मतलब इसमें गलत पूछ रहा है तो सी जो है वो गलत है। इसमें जो उलूक कनाद नहीं होंगे बल्कि इसमें जैमिनीय होंगे, और बादरायन जो हैं वो उत्तर मीमांसा के हैं। सॉरी, मैं पूर्व मीमांसा में उनका नाम ले ली थी, तो इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। वाजपेयी यज्ञ का जो संबंध है वो संबंध है राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जो रथ दौड़ करवाते थे उसके लिए। अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों में औसत्य कथन का चयन करना है। तो औसत्य कथन है कि सबसे वृत्तम पिटक जो है अभिधम पिटक है, यह कथन सही नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि दिव्य अवदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में जो दीक्षा जिनके द्वारा दी गई थी तो वह उपगुप्त थे। गुप्त काल में कृषि पर कितना कर लगाया जाता था? तो 1/6 यानी कि छठा भाग। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित ग्रंथ में कौन सा कालिदास द्वारा लिखा गया है? तो इसमें जो है एक तो लिखा गया है अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश और ब्रह्म सिद्धांत। मैं इसे दोबारा कर देती हूँ। इसमें पहला है कि अभिज्ञान, इसमें पहला अभिज्ञान शकुंतला, फिर है रघुवंश और एक है विक्रमो वर्षियम। तो ये तीन जो है ये कालिदास की बुक है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ब्रह्म सिद्धांत जो है ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है और शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, और जो ये जो बचा हुआ है 10 गीतिका जो लिखा गया है ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो जयसिंह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिसमें असत्य कथन का चयन करना है कूट के द्वारा। तो चलिए इसमें पहला देखते हैं, देवपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की, और दूसरा है देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। तो इसमें जो है देवपाल के द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि नहीं धारण की गई थी बल्कि इनके द्वारा मुंगेर को अपना राजधानी बनाया गया। तो ऑप्शन 2 ही सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में बिहार के किन स्थानों से नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं और कूट के द्वारा आंसर देना है। तो इसमें जो है सेनुआर, मनेर, चिरांद और चेचर, इसमें चारों जगह से मिला है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन 1 में जो है वो कह रहा है ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी सीमा प्रांत तक था, और कारण है ऋग्वेद में बिहार को कीकट शब्द से संबोधित किया गया है। तो इसमें कथन जो है वो गलत है जबकि कारण जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। 16 महाजनपद में कितने महाजनपदों का विस्तार बिहार के क्षेत्र में था? तो 3 महाजनपद। चलिए आगे देख लेते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन में कंटक शोधन क्या था? तो कंटक शोधन जो था यह फौजदारी न्यायालय को बोला जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला बोल रहा है कि मेगास्नीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज जो था वह 7 वर्गों में विभाजित था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, मेगास्नीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, तो नहीं, दास प्रथा नहीं था, इसलिए 2 गलत है। इसमें असत्य पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का विकास किस सदी में हुआ था? तो यह 8वीं सदी में हुआ। अब इसमें कह रहा है सूची 1 में जिसमें बिहार, प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न राजा या वंश, और सूची 2 में उनकी राजधानी दी हुई है, तो गलत मिलान का इसमें चयन करना है। तो इसमें देखते हैं। पहला है बिंबिसार का राजगृह, सही है। शिशुनाग का पाटलिपुत्र, नहीं, शिशुनाग का पाटलिपुत्र नहीं बल्कि वैशाली होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि गलत पूछ रहा है।
चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें है कि प्रज्ञा पारमिता साहित्य के मुख्य लेखक कौन थे? तो नागार्जुन। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से क्या औसत्य है? तो इसमें जो औसत्य है, चलिए देख लेते हैं। पहला है कि 9वें वर्ष जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है। 11वें वर्ष में बोध गया की यात्रा नहीं, तो दूसरा ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और इसमें कह रहा है उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना। इसमें पहला है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा सुविधाओं का वितरण करना है। और दूसरा है इस केंद्र को मानव औषधि के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी कि PMBJ के मॉडल पर आधारित किया गया है। और तीसरा है इस परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य हो जाएगा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवार को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट को छोड़कर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। तीसरा है गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं यानी कि पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। और दूसरे बच्चों के लिए यदि वो लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पृथ्वी के निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। इस घटना को केसलर सिंड्रोम बोला जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोरेट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो टीबी के लिए या क्षय रोग के लिए। वैलेंस रेखा यानी कि वैलेंस लाइन क्या है? जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययन और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है, तो यह जो है एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पति और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो इंदौर में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स यानी NTF की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह जो है न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट के द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम सौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह जो है वो मोतिहारी में किया गया और जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो यह है कि पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्रिस्टी कोवेंट्री जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किया है, किस देश की तैराक हैं? तो वह है जिम्बाब्वे की। चलिए आगे देखते हैं। भारत द्वारा हाल में ही यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्ति में से कौन सी एक नहीं है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है नहीं है। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सिएटल अमेरिका में। हाल में ही अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए
नोक्युम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो नीसी जनजाति। देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? तो बिहार। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो यह जो है 14.5%। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 25% से अधिक। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के निम्न में से किन जिलों को लाभ होगा? तो यह जो है अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट को लाभ होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बिहार के निम्न में से किन जिले में नए चिड़ियाघर खुलेंगे? तो यह खुलेगा सासाराम में, जमुई में और गयाजी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल में ही किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो यह जो है INS गुलदार को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत 118वें नंबर पे था। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो यह है कि हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध, निवेश और उद्धार। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के नाम क्या हैं? तो यह है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हाल में ही बिहार को ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला है ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला। कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कथन फर्स्ट है 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है। कथन 2 है 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। अब कह रहा है उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प चुनें। तो इसमें जो है कथन पहला ही सही है, सिर्फ कि भारत में सबसे अधिक रेमिटेंस जो है USA से प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन 2 कह रहा है कि भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात को प्राप्त हुआ है, तो गुजरात नहीं होगा, यहाँ महाराष्ट्र होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल में ही भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला है कि उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया। दूसरा है वह यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। और तीसरा है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हाल में ही किस नाम से विशेष दस्ते शुरू किए हैं?
तो शिष्टाचार 10 था। अब नेक्स्ट जो है ये 10 क्वेश्चन यहाँ से मैथमेटिक्स का शुरू होता है, तो मैं आप लोग को इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें जो है 41 का यानी कि 141 का जो आंसर है ये हो जाएगा डी। फिर जो है यहाँ 142 का आंसर ये ऑप्शन सी है। फिर 143 का आंसर ये ए हो जाएगा, और 144 का आंसर जो है यह बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 145 का आंसर ए है, 146 का आंसर डी है, और 147 का आंसर जो है बी है। 148 का जो आंसर है इसका आंसर बी है। 149 का आंसर भी बी है, और 150 का आंसर इसका आंसर जो है यह सी है। तो इस तरीके से हमने एडिटोरिया का जो तीसरा टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और आगे भी ऐसे ही हमारे टेस्ट सीरीज का लाभ उठाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और हमें इतना प्यार देने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।